नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 10 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। ठीक है, 0.615 अंक का एक प्रश्न होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 16 अंक अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। ठीक है, तो कितने अंक का है ये? 50 अंक का, 10 अंक इंटरनल था, 40 अंक आपका पेपर है। तो ध्यान रखना, 40 में आप जो है 65 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.615। अब चाहे आप 16 अंक प्राप्त करना है आपको पास होने की, 40% होना चाहिए, तो 40 का 40% कितना है? 16 आ जाता है। 16 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो अब आप जो है 16 में 0.615 से भाग दे देंगे, 26 मतलब 26 प्रश्न आपको सही करना है। ठीक है, या फिर क्रॉस चेक करना हो तो 0.615 में 26 से गुणा कर दीजिए। देखिए 16 आ रहा है, 16 आ रहा है तो इसका मतलब सही है। तो आपको 26 प्रश्न सही करना है। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 105 इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आप लोग ध्यान रखें, कोई भी क्यूरी 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप पहला पॉइंट याद रखना कि आपको 26 प्रश्न सही होना चाहिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अलीगढ़ वाले में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 26 प्रश्न प्रत्येक पेपर में कम से कम आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ओजोन दिवस होता है ए 30 जनवरी को, बी 21 अप्रैल को, सी 16 सितंबर को, डी 25 दिसंबर को। सही जवाब हो जाएगा सी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग 10 बजे सुबह जो है आ जाएगा, सुबह 10 बजे हम लोग हल करेंगे, टाइमिंग लगभग यही रखते हैं। विश्व ओजोन दिवस नॉर्मली पूछा जाता है कभी कभी। 2024 की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ये 24 की थीम थी। 23 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ठीक है, इसी तरह से 22 की थीम थी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। तो कभी कभी थीम भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? ए अंटार्कटिका, बी हिमालय, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ग्रीनलैंड। सही जवाब हो जाएगा ए अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी। ए पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, बी सोडियम आइसोथायोसाइनेट, सी एथिल आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, सीएनजी का विस्तृत रूप है, मतलब पूर्ण रूप पूछ रहा है। ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। सही जवाब हो जाएगा बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है। ए 30 डेसिबल के ऊपर, बी 80 डेसिबल के ऊपर, सी 100 डेसिबल के ऊपर, डी 120 डेसिबल के ऊपर। सही जवाब हो जाएगा बी 80 डेसिबल के ऊपर ध्वनि जो है ये हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में समाहित है, मतलब सम्मिलित है। ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी ओजोन, सी PAN, डी उपयुक्त सभी। तो अम्लीय वर्षा में समाहित है। सही जवाब हो जाएगा ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा में ध्यान रखना, अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के वायु प्रदूषकों से आते हैं, SO2
NO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन्हें क्रमशः सल्फर ऑक्साइड बोलते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड बोला जाता है। तो ये दो प्रदूषक आते हैं। इन गैसों की जब वर्षा जल से क्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं, जो वर्षा के साथ ही बरसते हैं। ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है। ये वनस्पति आवरण का ह्रास भी, अत्यधिक सिंचाई एवं जुताई सी, वनारोपण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना सी। वनारोपण जो है ये मृदा क्षरण का कारण नहीं है। वन रोपण मतलब अगर वृक्ष लगाते हैं इससे तो मृदा क्षरण कमी आती है। तो वनस्पति आवरण का ह्रास, अत्यधिक सिंचाई और जुताई, ये जो है मृदा क्षरण का कारण है, लेकिन वृक्षारोपण या वनारोपण कारण नहीं। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है। ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा बी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है। ए यूरिया, बी कंपोस्ट, सी पोटाश, डी फास्फोरस। सही जवाब हो जाएगा बी कंपोस्ट जो है ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं। यूरिया, पोटाश, फास्फोरस है। कंपोस्ट क्या है, जैविक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द दिया। ए ब्राउन ने बी, ए जी टांसले ने सी, खुराना ने डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, ए जी टांसले ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है। ए H2BO2, सी SO2, डी H2O। सही जवाब हो जाएगा सी SO2। अगला प्रश्न है, कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। ए शैवाल, बी फफूंद, सी हाइड्रोकार्बन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, डी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ई उपयुक्त सभी। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो सही जवाब हो जाएगा ई सभी है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, सुंदरबन, केवला देवी, सभी जो है शामिल हैं। भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 जो है प्राकृतिक और 1 जो है मिश्रित धरोहर स्थल शामिल हैं। यूनेस्को की 7 राष्ट्रीय प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची इस प्रकार है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम का है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और पश्चिमी घाट, ये 7 है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है। ए धारा 47, बी धारा 47A, सी धारा 48A, डी धारा 48C। तो हमारे संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी धारा 48A। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी चेन्नई में। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। ए दूध उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, डी खाद्यान्न उत्पादन से अर्थात कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी खाद्यान्न उत्पादन से अर्थात कृषि उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। ए देहरादून, बी जयपुर, सी चेन्नई, डी मैसूर। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए देहरादून। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है। ए USA, बी UK, सी फ्रांस, डी भारत। तो कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी भारत। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है। ए वन उन्मूलन, बी भू परिष्करण, सी मृदा की उर्वरता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए वन उन्मूलन। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट 105 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करते हैं
तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। कोई क्यूरी है 9654202596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ए CO2, B CH4, C CFC, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए CO2। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? ए CO2, B CH4, C CFC, D H2। सही जवाब हो जाएगा 21 का CFC का। प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं? ए जनसंख्या ज्वार, बी जनसंख्या बाढ़, सी जनसंख्या विस्फोट, डी तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा सी जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए फ्रैंक ग्राहम जूनियर, बी पॉल आर एहरलिच, सी RS उपाध्याय, डी राचेक कार्सन। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना बी पॉल आर एहरलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ? ए 1982, बी 1962, सी 1972, डी 1992। तो भारत में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, ध्यान रखना 24 का सही जवाब है सी 1972 में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ, सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? ए 100%, बी 91, सी 81, डी 71। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलमंडल है? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी 71%। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप जुड़े रहेंगे तो आपके 80+ तो नॉर्मली बन ही जाएंगे। 85, 90, बच्चों को 93, 54% तक बन जाते हैं। तो आप लोग जुड़े रहे, सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे। और अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। सब सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और आप एग्जाम में देखेंगे सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है? ए जैवमंडल, बी जलमंडल, सी मध्यमंडल, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना आप लोग ए जैवमंडल, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं? ए ज्ञान तथा समझ, बी जागरूकता, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? ए 76, बी 78, सी 74, डी 86। सही जवाब हो जाएगा बी 78%। नाइट्रोजन जो है 78% वायुमंडल में है। घर में तुलसी का पौधा कम करता है? ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो सही जवाब हो जाएगा बी वायु प्रदूषण। घर में अगर तुलसी का पौधा आप लगाए हुए हैं तो वायु प्रदूषण कम करता है, अर्थात ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से होता है? ए हैजा, बी टाइफाइड, सी पीलिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है? ए पानी का, बी वायु का, सी शोर का, डी मृदा का। सही जवाब हो जाएगा बी वायु का। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से होता है? ए बहरापन, बी हृदय रोग, सी बेचैनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रदूषण कारक है? ए मनुष्य, बी जंतु, सी हाइड्रोकार्बन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मनुष्य। अगला प्रश्न है, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है? ए कृत्रिम वर्षा, बी औद्योगिकीकरण पर रोक, सी वर्षा जल का संग्रहण, डी भूमिगत जल का दोहन। तो जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी वर्षा जल का संग्रहण। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है? ये वाहनों से, बी लाउड स्पीकर से, सी वनों से, डी पक्षियों से। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी लाउड स्पीकर से। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का कारण है? ये बढ़ती हुई जनसंख्या, बी संसाधनों की कमी, सी वनों का विनाश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया? ये मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। सही जवाब हो जाएगा बी उत्तराखंड।
अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड विद नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन डाई पर ऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है, सही जवाब हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य कारण। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है? सही जवाब हो जाएगा ए 1997 में। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है? तो ए कपास से, बी पानी से, सी दूध से, डी सौर ऊर्जा से। सही जवाब हो जाएगा सी दूध से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अगला प्रश्न है, मतलब दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है? ये नई दिल्ली में भी, कोलकाता में, सी चंडीगढ़, डी नागपुर में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी नागपुर में पर्यावरण राष्ट्रीय शोध केंद्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं? ए आवास बीनीज, सी पर्यावरण, डी जैवमंडल। सही जवाब हो जाएगा डी जैवमंडल। अगला प्रश्न है, बीओडी सूचक है? ए वायु प्रदूषण का, बी जल प्रदूषण का, सी मृदा प्रदूषण का, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी बीओडी जो है जल प्रदूषण का सूचक। अगला प्रश्न है, करीब 100 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिए और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, एक बार आप उन्हें शेयर कीजिए और विश्वास दिलाते हैं बहुत अच्छे अंक आएंगे अगर आप सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, तो कई के 2008 मिल जाएगा, कई के 2009, लेकिन सही जो है 2009 है। 2009 में पद्म विभूषण मिला, उनका क्या नाम था? तो ए एम.सी. मेहता, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटकर, डी बाबा आमटे। सही जवाब हो जाएगा बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी सूर्य, डी पेट्रोलियम। सही जवाब हो जाएगा सी सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? ए तालाब का, बी वर्षा का, सी समुद्र का, डी नदी का। सही जवाब हो जाएगा 46 का, बी वर्षा का। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ए जलयान, बी मछलियां, सी मछुआरे, डी नावे। सही जवाब हो जाएगा 47 का, बी मछलियां। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए CO2, बी CH, सी CFC, डी H2। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना, सी CFC। प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 49 का, सी जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, IPCC का संबंध है? ए जैव विविधता से, बी जनसंख्या नियंत्रण से, सी जलवायु नियंत्रण से, डी अपराध नियंत्रण से। सही जवाब हो जाएगा सी जलवायु नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है? ए औद्योगिकरण, बी नगरीकरण, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, CNG का पूर्ण रूप है? ए कंबाइंड नेचुरल गैसोलीन, सी बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैसोलीन, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सही जवाब हो जाएगा 52 का, डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? ए परफ्यूम में, बी रेफ्रिजरेटर में, सी वातानुकूलित में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन चाहे परफ्यूम हो, रेफ्रिजरेटर या वातानुकूलित में, सभी में प्रयोग होते हैं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है? ए कागज, बी सब्जियों के छिलके, सी लकड़ी, डी पॉलीथीन। सही जवाब हो जाएगा 54 का, डी पॉलीथीन जो है ये जैव विघटनीय नहीं है, मतलब विघटित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है? ए DCMU, बी DDT, सी यूरिया, डी फिनॉल। सही जवाब हो जाएगा 55 का, बी DDT ये जो है प्रतिबंधित है। भारत में DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राइक्लोरोएथेन नामक यौगिक प्रतिबंधित है। डीडीटी एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग कृषि में कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इससे पर्यावरण तथा डीडीटी को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों के कारण से प्रबंधित किया गया है। हालांकि कुछ सीमित उद्योग जैसे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में भी ये प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ए 12 दिसंबर, बी 5 जून, सी 8 दिसंबर, डी 15 जून। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना, बी 5 जून। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बी 5 जून को। और इसकी थीम आप याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। 2024 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण, सूखे से निपटने की क्षमता। 2024 की ये थीम है, इसे आप याद रखना, ठीक है। 5 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 2024 की थीम क्या थी विश्व पर्यावरण की? तो भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की। बाकी 23 का भी याद रखना, कभी पूछ लेता है। 23 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 22 की थीम थी सिर्फ एक पृथ्वी, ये पर्यावरण दिवस की। और 21 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ये पूछा गया है, ठीक है। अब पृथ्वी, ये पर्यावरण दिवस हो गया, इसी तरह पृथ्वी दिवस भी पूछ लेता है। तो पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी हमारे ग्राम में निवेश करें, ठीक है। और 2021 की थीम थी हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, ये पृथ्वी दिवस हो गया। और 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। तो आप लोग पर्यावरण दिवस जरूर याद रखिए 2024 वाला, ठीक है। 2024 की पर्यावरण थीम क्या है? भूमि पुनरुद्धार, पुनर्स्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। अगला प्रश्न है, कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? ए CO2, बी CO, सी CH, डी SO। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ए CO2। कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस के साथ ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि हाइड्रोकार्बन और कोयले का अधूरा दहन एक उत्पाद के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। अगला प्रश्न है, CFC का अर्थ है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एक कार्बन फ्लोरीन कंपाउंड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर पाया जाता है। ए क्षोभ मंडल में, बी बहिर्मंडल में, सी समताप मंडल में, डी मध्य मंडल में। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना आप लोग, 59 का सही जवाब है सी, समताप मंडल में। 10 बजे आप लोग आ जाइए, 10 बजे हम लोग कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। बाकी दिन में भी आप लोग अपने चैनल का टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 बजे मान लीजिए 6 बजे डालते हैं तो आप लोग इसे देख सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग इतना कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप जो भी परिचित के बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार, बहुत अच्छे अंक आएंगे अगर आप सारी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। प्रश्न है, मरकरी तथा लेड कारक है। ये ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी भूमि प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा सी, जल प्रदूषण। अगर टाइम हो तो आप लोग कोशिश करिए इसका जवाब भी देते रहें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद होता रहेगा और साथ में बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, रियो 2012। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची किस संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, संपोषी विकास से। अगला प्रश्न है, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान, 2020 का, आप 24 भी देख सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना, डी 117वां। ये पूछा गया है तो आप लोग 2024 का देख लीजिए। 2022 का क्रम क्या था? 119 था। तो इस तरह से आप अपडेट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है। ए लैंगिक असमानता, बी शून्य भूख, सी उत्तम स्वास्थ्य और सेहत, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। सही जवाब हो जाएगा 64 का, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ए वायु ऊर्जा, बी ज्वार भाटा ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग, डी इनमें से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। 65 का सही जवाब हो जाएगा डी। गैर वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा, जल विद्युत, ये सब क्या है, गैर परंपरागत है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सब है, तो इनमें से कोई नहीं है, डी इसका सही जवाब है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपावले, बिजली। लेकिन गैर परंपरागत उसमें दिया गया है। गैर परंपरागत क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है,
ज्वारी ऊर्जा है, बायोगैस, ठीक है, परमाणु ऊर्जा। तो ये सब गैर परंपरागत है और इसमें जो पूछा गया था वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ठीक है, तो इसमें डी हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है ये प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी कोयला और लिग्नाइट, डी वायु ऊर्जा। सही जवाब हो जाएगा डी वायु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन, वायु, ज्वारी और बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है ये उद्योग का, बी कृषि का, सी आवास का, डी खनन का। सही जवाब हो जाएगा बी कृषि का। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है ये प्राकृतिक गैस, बी कोयला, सी सूर्य, डी पेट्रोल। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी सूर्य। अक्षय ऊर्जा के स्रोत क्या हो सकता है? सूर्य। अगला प्रश्न है, भारत का सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है ये बेंगलोर, बी कोची, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी कोची। अगला प्रश्न है, संपोषी कृषि के तत्व हैं ए पर्माकल्चर, बी एग्रो फॉरेस्ट्री, सी मिक्स फार्मिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अजैविक तत्व हैं ए पक्षी, बी सूर्य किरण, सी वन, डी जंतु। सही जवाब हो जाएगा बी सूर्य किरण। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक और अजैविक दो घटकों में बांटा गया है। जैविक घटकों में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव इत्यादि जैसी सभी जीवित चीजें शामिल है। अजैविक घटकों में पानी, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, चट्टानों आदि जैसी सभी अजीत चीजें शामिल है। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन का प्रभाव है ए वनोन्मूलन, बी समुद्र तल में वृद्धि, सी अपशिष्ट निर्माण, डी प्रदूषण में तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा बी समुद्र तल में वृद्धि वैश्विक तापन का, क्योंकि जो बर्फ है पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संपोषी ऊर्जा तो ए स्वच्छ होती है, बी लंबी समयावधि के लिए उपयोग किया जा सकता है, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। तो संपोषी ऊर्जा स्वच्छ भी होती है और लंबी समयावधि के लिए उपयोग किया जा सकता है, सी इसका सही जवाब है। संपोषी ऊर्जा वह ऊर्जा है जो हमारे आसपास के पर्यावरण से प्राप्त होती है और जिसका उपयोग हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। संपोषी ऊर्जा के कुछ मुख्य लक्षण हैं, या स्वच्छ होती है, संपोषी ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, लंबी समयावधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। संपोषी ऊर्जा का स्रोत अक्सर अच्छे होता है जिसका प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। जैसे संपोषी ऊर्जा कुछ उदाहरण, सौर ऊर्जा, इसे स्वच्छ भी होते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं। पवन ऊर्जा प्रदूषण नहीं होता, लंबे समय तक कर सकते हैं। जल विद्युत ऊर्जा लंबे समय तक कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा, तो ये क्या है? संपोषी ऊर्जा, ये लंबे समय तक कर सकते हैं और स्वच्छ भी होते हैं, प्रदूषण इससे नहीं होता है। जैव ऊर्जा, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है ये भौतिक पर्यावरण, भी सामाजिक पर्यावरण, सी मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा है ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी निरौपचारिक, डी औपचारिक व निरौपचारिक दोनों। तो पर्यावरण शिक्षा है, सही जवाब हो जाएगा डी औपचारिक व निरौपचारिक दोनों है, ठीक है, डी इसका सही जवाब है, औपचारिक निरौपचारिक शिक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है, सही जवाब हो जाएगा 76 का बी पर्यावरणीय अनुकूलन व्यवहार का शिक्षण। अगला प्रश्न है, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती हैं, सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती। तो परिस्थितिकीय संतुलन, बी भूजल अवरोध, सी वन आच्छादन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा 78 का डी सभी स्तरों की शिक्षा के लिए, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर स्तर सभी। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है, तो सही जवाब हो जाएगा 79 का ए इन्वायरन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और उसमें मानव का स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा सी पर्यावरण दर्शन। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है, सही जवाब हो जाएगा 81 का डी संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के घटक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 82 का ध्यान रखना सी
भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक। आप जहाँ भी देखेंगे भौतिक, जैविक मिलेगा, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक घटक भी है, पर्यावरण के घटक। ठीक है, आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 24 पेज पर। पर्यावरण के घटक को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक घटक, इसमें हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा आदि आते हैं। जैविक घटक में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव ये सब आते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक घटक में मानव और मानवीय क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का फोकस है। सही जवाब हो जाएगा बी। संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 85 का ए। दीर्घ विधि उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट, रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, CCE किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, पर्यावरण शिक्षा से। CCE सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है, CCE किस प्रकार के द्वारा स्थापित किया गया, किस सरकार के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा डी, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, CCE की स्थापना भारत सरकार द्वारा किए गए। अगला प्रश्न है, CCE विकसित करता है ए पर्यावरण जागरूकता, बी नवोन्मेषी कार्यक्रम, सी शैक्षिक सामग्री, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, EVS में सम्मिलित हैं। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न है, EVS का उद्देश्य है तो पर्यावरण शिक्षा बी, पर्यावरण के विषय में शिक्षा सी, पर्यावरण के लिए शिक्षा डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, EVS का उद्देश्य किसका समाधान है। सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, पर्यावरण व उसके घटकों के दैनिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है। ए मृदा अपरदन, बी जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी, सी वर्षा की मात्रा में गिरावट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलकर एक डॉट डॉट बनाती है। तो एक खाद्य श्रृंखला, भी खाद्य वेब, सी कार्बन चक्र, डी नाइट्रोजन चक्र। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, खाद्य वेब। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ये खाद्य श्रृंखलाएं दूसरे से जुड़ी होती हैं। इन जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं को खाद्य वेब कहते हैं। खाद्य वेब एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण को दर्शाता है। इनमें सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है। तो ए सुनामी, बी सूखा, सी भूकंप, डी बाढ़। सही जवाब हो जाएगा डी, बाढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान 97 का ए, औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, स्मॉग है। ये धूम्रपान, भी धूल बड़ी आंधी का दूसरा नाम, सी नम हवा गैसें, डी धुआं धुंध। सही जवाब हो जाएगा डी, धुआं और धुंध। स्मॉग क्या है, धुआं और धुंध, डी इसका सही जवाब है। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी। ए पोटेशियम आइसोसाइनेट, बी सोडियम आइसोसाइनेट, डी सी एथिल आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, CNG का विस्तृत रूप मतलब फुल फॉर्म है। ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस।
तीसरा, ताजमहल किसके कारण खतरे में है? AH2BO2C, SO2D, H2O। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में सम्मिलित हैं ए सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी ओजोन, CPNAD, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ACO2, BCH4, CFC, में से कोई नहीं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 105 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाए। फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। कोई क्यूरी तो 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंट एजुकेशन, इसका प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको वीडियो मिलती रहेगी नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आप लोग 10 बजे कोशिश करिए कि प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। आप बने रहेंगे निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं आप सभी को शेयर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।